चलिए अब ये जो टॉपिक था मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपको रिकॉल करने के लिए जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास के टॉपिक में। हालांकि देखिए तो आप पिछले क्लास के टॉपिक में आइए, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में जब आपको बता रहा था, तो वैसे बच्चे जो न्यू इस बैच में ज्वाइन हुए होंगे तो वैसे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लेक्चर 1 जाकर के इसका देख लीजिएगा, और इसके बाद लेक्चर 2 आपका ही चल रही है। न्यू सेशन ही मैं स्टार्ट किया हूँ 26 के लिए, और वैसे पर्सन जो अपने आप को 26 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं नीट के लिए, तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस में, दोनों मोड का क्लास चल रही है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो भी सेशन हो, जो भी सब्जेक्ट हो, याद रखिएगा आपके गढ़वा ब्रांच में चल रही है क्लासेस। देखिए पिछले क्लास के टॉपिक में क्या बताइए, हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़े थे। क्या सभी लोग बताइए, हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़े थे? जी बिल्कुल पढ़े थे। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा रिकॉल करके ही आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि हम लोग ने एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या पढ़ा था, याद रखिएगा। इसमें हम लोग ने देखा था कि टू आइडेंटिफाई ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या जेनेटिक डिजॉर्डर, हम लोगों ने क्या देखा था कि लिंग का निर्धारण, शायद कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लिंग का निर्धारण और जेनेटिक डिजॉर्डर का मतलब होती है आनुवांशिक विकार या बीमारी के बारे में। तो हम लोगों ने क्या किया था कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का ऐसा टेस्ट था, एक प्रकार की ऐसी टेस्ट थी, जांच थी, जिसमें क्या होती थी कि सेक्स डिटर्मिनेशन या जेनेटिक डिजॉर्डर के बारे में पता लगाया जाता था। ज्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाता था स्टार्टिंग अवस्था में आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए, ऐसे किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम रोग हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत सारी बीमारियां के बारे में। लेकिन लोग क्या करना शुरू कर दिए, इसका गलत मिसयूज करना शुरू कर दिए, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग का निर्धारण का जांच करना शुरू कर दिए, जिसके माध्यम से भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दी, और भारत में भी क्या है फिलहाल बैन। लेकिन हम लोग भी देख चुके थे कि लोग क्या करते थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जांच करके, लिंग निर्धारण का जांच करके, और अगर चाहते कि हमें संतान की उत्पत्ति अगर बॉयज हो या गर्ल्स हो तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। एक प्रकार का टेस्ट था जिसका नाम था एमनियोसेंटेसिस। क्या हम लोग यहां तक टॉपिक क्लियर कर चुके थे सभी लोग? थम्स अप कीजिए, हैंड्स अप कीजिए। क्या हम लोग सभी कंप्लीट कर लिए थे ना यहां तक? जी बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग ना। हाँ आगे बढ़े, ओके थैंक यू। चलिए इसके बाद सेशन में स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यू। इसके बाद का टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है पॉपुलेशन। इसके बाद का जो टॉपिक उसका नाम है पॉपुलेशन। अब आप यहां पे देखिए ध्यान से क्या और कैसे है। तो अगर मैं बात कर दूं पॉपुलेशन के बारे में, तो पॉपुलेशन का मतलब होती है जनसंख्या। ये सभी पर्सन के लिए आप नोट्स कॉपी वगैरह याद निकाल के रेडी रहिए, अपने पास कॉपी कलम लेकर के, और जो भी मेन पॉइंट आपको यहां से देखने को मिल रहा होगा। दूसरी चीज, पहला आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और दूसरी चीज याद रखिएगा आप कॉपी में डायरेक्टली इसको इनपुट करते चले जाइएगा, ठीक है? आपके लिए बहुत ही भयानक टॉपिक है। तो इसके बाद जो न्यू टॉपिक मैं बता रहा हूं उसका नाम है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। हमारा भारत देश ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं लगभग 1900 से स्टार्टिंग में बात कर दूं तो 1900 ईस्वी से जनसंख्या इस प्रकार बढ़ा के जानते हैं, बढ़ने को छोड़कर घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में बहुत सारा रोल हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी निभाया गया है। तो गवर्नमेंट के थ्रू रोल मेन उसका कारण क्या था कि मेडिकल फैसिलिटी को दे देना। जब मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा तरह से हो जाएगा, व्यवस्था अगर हो जाएगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा तो स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉपुलेशन के बारे में, देखते हैं पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन कहते किसे हैं, जनसंख्या कहते किसे हैं? तो आप आस पास देखिएगा बहुत सारे, मैं बात कर रहा हूं केवल ह्यूमन के बारे में ना, याद रखिएगा मैं केवल ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूं, केवल पर्सन के यानी कि मानव के बारे में, इस अर्थ पे जो है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे जनसंख्या सभी के लिए इंडिविजुअल होंगे, एनिमल्स के लिए अलग हो जाएंगे, और इंसेक्ट के लिए अलग हो जाएंगे, ट्रीज के लिए अलग हो जाएंगे, तो सभी के लिए अलग अलग होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं किसका, इंडिविजुअल ह्यूमन के बारे में यानी कि मनुष्य के बारे में। पॉपुलेशन है क्या, द नंबर ऑफ द पीपल who live in the particular area,
याद रखिएगा, यहां पे बोला गया किसी विशेष स्थान पर रहने वाले वैसे पर्सन यानी समस्त व्यक्ति या जीव जंतु, इसी को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या किसे बोलेंगे? तो याद रखिएगा, जो कोई अगर पार्टिकुलर एरिया में, कोई विशेष स्थान में अगर मान लीजिए लोगों की जो संख्या होती है, जहां पे लोग निवास करते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, कोई एक विशेष एरिया में, कोई विशेष क्षेत्र में, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन, इसी को बोलते हैं जनसंख्या। यहां पे दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। किसी विशेष स्थान पर रहने वाले समस्त व्यक्ति या जीव जंतु को ही हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। तो जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन द पार्टिकुलर एरिया। किसके बारे में बात हो रहा है? पीपल के बारे में, याद रखिएगा, लोगों के बारे में ना। ये तो जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो बता दिया जनसंख्या के बारे में, ठीक है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो जनसंख्या जो है आखिर इस प्रकार बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं क्या और कैसे है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या है, इसका एक्सप्लोजन होने का मुख्य कारण क्या है? एक्सप्लोजन होने का इसका मुख्य कारण है क्या? मतलब जनसंख्या का बढ़ने का बताइए कारण क्या है? क्या काउजेज हैं, क्या कारण है जो आज के समय में जनसंख्या इतना बढ़ रही है? तो आप यहां पे देखिएगा जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, आप यहां पे देखिएगा डायग्राम में, यहां पे एक डॉक्टर आपको यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये डॉक्टर साहब इतना फैसिलिटी लॉन्च कर दिए हैं जिसके माध्यम से जानते हैं आज शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट जानते बिल्कुल एकदम डिक्रीज हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे सरकार ने इस सब पर बहुत ही एक्शन लिया, एक्शन प्लान बनाया कि पहले के समय में लोग जो थे उनका मैरिजेबल जो लाइफ हुआ करता था, जो अगर मैं बात कर दूं विवाह का जो एज हुआ करता था, मैरिजेबल जो लाइफ हुआ करता था, वो मैरिजेबल लाइफ क्या हुआ करता था? तो याद रखिएगा बहुत सारे पहले लोग क्या करते थे? बाल विवाह कर लिया करते थे। बात सही है? तो पहले के जो लोग हुआ करते थे बाल विवाह कर लिया करते थे। बाल विवाह में होते क्या थे कि जो लोग जो थे, याद रखिएगा, मैच्योर नहीं होते थे। लोग पहुंचे थे प्यूबर्टी के एज में, और जैसे ही लोग प्यूबर्टी के एज में पहुंचे थे यानी कि यौनारंभ में, किसमें पहुंचे थे? यौनारंभ में जैसे ही पहुंचे थे, तो इसका मतलब होती है याद रखिए, या तो 10 से लेकर के 19 वर्ष की उम्र के बच्चे को प्यूबर्टी एज बोलेंगे, या एडोलसेंस उम्र बोलेंगे, यौनारंभ बोलेंगे, किशोर अवस्था बोलेंगे। तो इस उम्र के जो बच्चे जो होते हैं इसमें याद रखिएगा मैच्योरेशन नहीं हो पाती है। मैच्योरेशन जो है वो नहीं हो पाती है, परिपक्वता नहीं हो पाती है, परिपक्वता देखने को नहीं मिला था। भले वह रिप्रोडक्टिव एज में आ चुके हैं, भले उनके बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, भले उनके बॉडी के अंदर याद रखिएगा, गर्ल्स के बॉडी के अंदर याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल करना शुरू हो गया एडोलसेंस उम्र में, लेकिन उनके बॉडी के अंदर मैच्योरेशन याद रखिएगा बिल्कुल परिपक्वता देखने को मिला ही नहीं, शरीर उस लायक बना ही नहीं। लोग करते क्या? बाल विवाह के समय कम उम्र में शादी विवाह हो जाती, और जैसी ही प्रेगनेंसी होती तब डिलीवरी के समय जज्जा एंड बच्चा दोनों का जान जा सकती थी। और ऐसा होता था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उतना था नहीं। बताइए अब इस पर दोष किसको दिया जाना चाहिए? लोग गवर्नमेंट को दोष देंगे, लेकिन यहां देख नहीं रहे हैं कि कम उम्र में ही आप शादी कर दे रहे हैं, जिसके माध्यम से बताइए आपका शरीर उस केपेबल नहीं है, ठीक है, वैसा आपका बॉडी अभी फिटनेस नहीं है, मैच्योरेशन में नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ है, ताकि बॉडी जो है डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी को रोक सके। तो इस केस का बहुत सारे परिणाम, बहुत सारा दुष्प्रभाव देखा गया, ठीक है। और इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने, याद रखेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, वह इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने क्या किया कि मैरिजेबल जो लाइफ था वो बॉयज के लिए 21 ईयर्स कर दिया गया, 21 ईयर्स, एंड गर्ल्स के लिए कितना वर्ष कर दिया गया? 18 ईयर्स कर दिया गया। इसका मतलब भारत सरकार ने क्या किया, इस केस को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, बॉयज के लिए बताइए कितना उम्र कर दिया गया शादी का? 21, एंड गर्ल्स के लिए कितना कर दिया गया? 18 ईयर्स कर दिया गया। ये तो हमारे कानूनी रूप से इतना बाध है। अगर 18 वर्ष अगर जिस गर्ल्स का अगर उम्र नहीं हुई है, तो अगर कोई पर्सन अगर इस प्रकार का एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को से शादी विवाह के बंधन में अगर उसको धोखा दे करके, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। लेकिन अभी के समय में लोग अब और मैच्योर हो चुके हैं और पढ़े लिखे हो चुके हैं, एजुकेटेड पर्सन है,
अब तो 21 ईयर्स मान लिए गर्ल्स को और 23 मान लिए किसको, बॉयज को। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर और बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस केस में होती क्या थी कि पहले जो बाल विवाह हुआ करता था तो उस केस में देखा गया कि बहुत सारा दुष्प्रभाव देखा गया और बिल्कुल मां और बच्चा दोनों को जान चली जा सकती थी। इस केस को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि एक ऐसा नियम लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी पर वर्क किया, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी को बेटर बनाया। और जब मेडिकल फैसिलिटी को बेटर बनाया, जानते क्या हुआ, पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन देखने को मिला। पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, जनसंख्या इतना बढ़ा कि आज मत पूछिए, आने वाले अगर नेक्स्ट 50 ईयर्स अगर मैं बात करूं तो बहुत हो गया, कम उम्र में जो बच्चे हैं इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं कि मत पूछिए। दूसरी चीज, अगर पॉपुलेशन बढ़ता गया ऐसा ही तो आने वाले इन फ्यूचर में जानते हैं लोग अनाज के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देंगे, जानते हैं खाने के लिए तरस जाएंगे एक एक अनाज के लिए। तो चलिए सबसे बात हम करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या था, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या था। तो सबसे पहला अगर मैं कारण बता दूं, याद रखिएगा इसका बढ़ने का, तो इंक्रीज, ध्यान समझिएगा सभी लोग, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी यानी याद रखिएगा मेडिकल फैसिलिटी का बढ़ जाना। आप कॉपी कलम लीजिएगा, जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले होंगे डायरेक्टली लिख दीजिएगा, हिंदी में मैं बता देता हूँ। इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी यानी मेडिकल फैसिलिटी का बढ़ना। अगर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेगी तो बताइए वैसे पर्सन जो पहले इतना डेथ हुआ करते थे अब क्या डेथ होंगे, जी बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या है पॉपुलेशन बढ़ने का, तो दूसरा कंडीशन हो गया कि इंक्रीज या बेटर लिविंग स्टाइल या कंडीशंस। इसका मतलब होगा क्या चीज, अच्छा खान पान या रहन सहन। दूसरा कारण क्या था, मेडिकल फैसिलिटी तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो कारण था वो था याद रखिएगा इंक्रीज यानी कि बेटर लिविंग स्टाइल यानी कि लिविंग कंडीशन, खान पान रहन सहन। ये जब फैसिलिटी बढ़ा मिला व्यक्तियों को तो लोग जानते हैं जो पहले बहुत सारी बीमारियां से ग्रसित हुआ करते थे आज उनको एक से एक के लिविंग कंडीशन देखने को मिला, खान पान अच्छा खासा डाइट रहा जिसके माध्यम से उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रोथ करने को मिला। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का याद रखिएगा मेनली जो यहाँ पे दो कारण देखने को मिल रहा है, इसके बाद और भी कारण होंगे बताएंगे जस्ट अभी हम। तो पहला क्या है, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी का बढ़ जाना। दूसरा है याद रखिएगा लिविंग कंडीशन का इंप्रूव हो जाना, सुधरना, खान पान अच्छा खासा होना। यहां तक किसी कोई दिक्कत, क्या आप इमेजिन कीजिए ना, आप कल्पना कीजिए क्या अच्छा खासा खान पान हो रहा है। अभी तो खान पान फास्ट फूड बहुत सारे बढ़ गए हैं, फास्ट फूड जंक फूड जिसके माध्यम से बहुत सारा बीमारियां देखने को मिल रही है। लेकिन वैसे पर्सन जो एजुकेटेड हैं उनको तो पता है कि ना कि हमें किस प्रकार का डाइट लेना है, इसके माध्यम से क्या बताइए वो शिक्षित पर्सन है तो क्या बताइए इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, जी बिल्कुल होंगे। तो दो कंडीशन। दूसरी क्या है, ये तो दो कंडीशन यहां पे हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहले शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे, यानी डिलीवरी के समय शिशु की मृत्यु हो जाती थी या हो सकता है कि जन्म लेने के बाद शिशु की मृत्यु हो जाती थी। तो शिशु मृत्यु दर में कमी हुआ, याद रखिएगा यहां पे इंक्रीज क्या हुआ, तो मेडिकल फैसिलिटी। दूसरा क्या हो गया, लिविंग कंडीशन। अब मैं अगर बात करूंगा तो क्या और क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा अगला मैं पॉइंट लिखना चाहूंगा, डिक्रीज यानी कमी देखने को मिला। कमी क्या चीज में देखने को मिला, तो देखते हैं कमी क्या में था। तो पहला ए नंबर जो कमी था वो था याद रखिएगा IMR, IMR में कमी। सवाल उठ रहा है कि सर IMR क्या है, तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको बोलते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर। पहले हुआ क्या करती थी कि शिशु मृत्यु दर ज्यादा मात्रा में हुआ करता था, यानी छोटा बच्चा जो हुआ करते थे चाहे वो जन्मजात बच्चा हो, जन्म के समय हो, जन्म के बाद हो, उनकी मृत्यु बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं था उतना, तो जनसंख्या पहले ऐसे ही कम था। लेकिन जब मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो गया तो क्या चीज में डिक्रीज देखने को मिला, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में, शिशु मृत्यु दर में याद रख कमी देखने को मिला, जिसके माध्यम से बताइए जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्वाभाविक है बढ़ना। और क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताना चाहूंगा तो इसके साथ ही साथ
MMR यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब हो गया मातृ मृत्यु दर। इसमें भी देखने को मिला क्या चीज, डिक्रीज, और IMR में भी डिक्रीज देखने को मिला। तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा सभी लोग। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो होती क्या थी कि डिलीवरी के समय बच्चे के साथ साथ कभी कभी इन केस में मां की भी जान चली जाती थी, जिसके माध्यम से पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत सारा कम देखने को मिला था। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज अगर मां का ही डेथ हो गया तो बताइए आने वाले समय में प्रेगनेंसी होने का संभावना ही नहीं है, तो बताइए संतान की उत्पत्ति कहां से होगा, पॉपुलेशन तो इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो उस केस में याद रखिएगा पहले कंडीशन इतने बदतर थे कि मत पूछिए। मेडिकल फैसिलिटी हो जाने के माध्यम से डिक्रीज हो गया, क्या डिक्रीज हो गया, IMR डिक्रीज हो गया, MMR डिक्रीज होगा। तो आप बताइए जब MMR डिक्रीज हो गया, IMR जब डिक्रीज हो गया, तो बताइए पॉपुलेशन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक है होगा, बिल्कुल। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप कौन क्लास में हो, बोलो शैलेश भाई। अरे ये सब इंस्टा पर जुड़ रहा है, ये सब इंस्टा आईडी मांग रहा है यार। कम से कम रात में मेरे साथ जुड़े हुए हो तो कम से कम हमसे भी बातें कर लिया करो, हमसे भी मोहब्बत कर लिया करो। बताइए इन लोग अपना चक्कर में सब आता है। बताइए इंस्टा आईडी क्या है, आपका क्या है। अरे गधा मर जाओगे तुम लोग, ये करते करते दुनिया आके निकल जाएगी बहुत। वेरी गुड जी, बिल्कुल क्लास 11 का भी चल रहा है, टेंशन ना लीजिए। लव यू राजा सर, लव यू लव यू लव यू शैलेश, चला लव यू। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे। यस बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे। यस ओम प्रकाश चला, खुश रहिए खुश रहिए। विनय मेहता बोल रहे हैं कि पूजा हम इंस्टा नहीं चलाते हैं, बकैती करते रहो, बकैती करते रहो तुम लोग, समोसा खाओ बकैती करते रहो, बकैती करते रहो तुम लोग, बकैती नहीं छूटना चाहिए। गाधा डेटा बचा के रखे हो मेरे साथ जुड़ने के लिए, डेटा बचा के रखा लाइव पर चैट करने के लिए। लाइव में आएगी कोई, आएगा कोई, चैट करेंगे। क्या गुंडा बनेगा तुम लोग, डॉक्टर बनने के लिए गुंडा नहीं बन सकता इन लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या और कैसे है। अगर मैं बात कर दूं इसमें तो दूसरी चीज, तो आपने देखा कि पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ा, ठीक है। अब मैं सवाल उठाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ा। पॉपुलेशन जो है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किस प्रकार बढ़ा, और इसके बाद फिर हम देखेंगे अपना इंडिया में किस प्रकार बढ़ा, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, ये ऐसे ही करते रहो, चैटियाते रहो तुम लोग, पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा। गधा पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, तो अगर मैं बात कर दूं पूरा याद रखिएगा वर्ल्ड का, अगर मैं बात कर दूं वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, जो पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है, विश्व जनसंख्या, अगर मैं वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में बात कर दूं तो याद रखिएगा, जानते हैं लगभग 1900 में, लगभग 1900 ईस्वी की बात है कि पूरी दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो जानते कितना था, 2 बिलियन, 2 बिलियन थी। 2 अरब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरब। यानी कि पूरे वर्ल्ड का अगर मैं बात कर दूं 1900 में, 1900 ईस्वी में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो बताइए कितना पॉपुलेशन था, 2 बिलियन, लगभग कितना अरब, 2 अरब। अब जानते हैं ये मैं पहुंच गया 2000 में, यानी कि 1900 से मैं डायरेक्टली कहां पहुंच गया हम लोग, 2000 में। यानी कि लगभग 100 वर्ष में, 1 सेंचुरी में, 100 साल में जानते क्या हुआ, इसका पॉपुलेशन बढ़ करके जानते कितना हो गया, 6 बिलियन। बताइए 6 बिलियन यानी कितना अरब हो गया, 6 अरब। गौर कीजिए 1900 में बताइए कितना पॉपुलेशन था, 2 बिलियन। 100 में कितना और इंक्लूड हो गया, 4 बिलियन ऐड हो गया। बताइए पहले 2 था, अब कितना हो गया, 6 बिलियन। अगर मैं बात कर दूं अभी रिसेंट में 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो सेंसस हुई थी, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना। तो जो 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुआ था, तो उसमें क्या जानते हैं, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन जो है वो 7.2 बिलियन है। इसका मतलब 1.2 बिलियन और ऐड हो गया। कितना साल में, देखिए तो यहां पे ओनली 11 ईयर में, 10 साल में। बताइए
2000 में 6 बिलियन था और 2011 में इसका कितना हो गया 7.2 बिलियन। इसका मतलब बताइए कितना ऐड हो गया 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन याद रखिएगा जनसंख्या ऐड हो गया। बताइए पूरी दुनिया क्या कर रहा था हमको समझ नहीं रहता, दिन रात बताइए मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, फिर किससे जनसंख्या बढ़ रही है बताइए। लोग त्राहिमाम होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक है होना। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल, ठीक है। इसलिए कंट्रोल जब कीजिएगा तो हमारे भारत सरकार ने स्लोगन दिया था, हम दो हमारे दो, स्लोगन दिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तो मान लिया, लेकिन इंडिया के लोग कुछ माने ही नहीं, दिन रात मेहनत करते गए। आज नतीजा यह है कि पूरा दुनिया के सबसे नंबर 1 बन चुका है सेंस, बताइए पॉपुलेशन में। ये तो हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया। अगर मैं बात कर दूं इंडिया के बारे में, तो चलिए थोड़ा सा इंडिया के भी देख लेते हैं एक झलक। इंडिया को मैं कैसे छोड़ दूं बताइए, अपना देश को बता कोई कैसे छोड़ सकता है जी। तो चलिए मैं इंडिया को भी देख लेता हूं कि हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बताइए किस प्रकार है। ये तो मैं पूरा दुनिया को दिखा दिया आपको। अब जरा आप तनी अपना भी देख लेते हैं, तनी अपना पैर के पास भी हम लोग देख लेते हैं क्या करते हैं। तो इंडिया ने मान लिया कि हम झंडा गाड़ के रहेंगे। इंडिया ने मान लिया कि बेटा तो कुछ कर ले, लेकिन मेरा एक काम है, मकसद है पॉपुलेशन ग्रोथ करना तो करना, पॉपुलेशन ग्रोथ करना तो करना, मेरा मकसद है। मेरे झंडा गाड़ के रहूंगा तो गाड़ के रहूंगा, चाहे कोई कुछ कर ले, ठीक है। अब हुआ क्या, तो अगर मैं बात कर दूं इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में, इंडिया पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या के बारे में तो जानते क्या है, बोले क्या। तो भारत की जनसंख्या याद रखेगा लगभग 1947 की बात है, जब हमारा देश आजाद हो रही थी। उस समय जब सेंसस देखा गया तो हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन था याद रखिएगा, तो जानते कितना था 350 मिलियन। कितना मिलियन 350 मिलियन। इसका मतलब याद रखिए लगभग 35 करोड़। इसका मतलब याद रखिएगा, आपको याद रखना होगा कि 10 लाख इज इक्वल टू होता है 1 मिलियन। 10 लाख इज इक्वल टू कितना मिलियन 1 मिलियन। तो बताइए जब हमारा देश आजाद हो रही थी तो उस समय लगभग बताइए हमारे देश का जनसंख्या पॉपुलेशन कितना था 350 मिलियन देश के आजाद के समय का। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 50 इयर्स के बाद। इसके बाद मैं पहुंचता हूं 15 इयर्स के बाद, यानी लगभग कितना 2000 में, अप्रोक्स 50 बरस के बाद, अप्रोक्स 50 बरस के बाद अगर मैं पहुंच रहा हूं तो जानते हैं 1 बिलियन जनसंख्या ऐड हो गया, पॉपुलेशन ऐड हो गया। इसका मतलब है कितना इंक्रीज हो गया 750 मिलियन। बताइए मैं देश की आजादी के समय बताइए हमारा देश का कुल जनसंख्या टोटल कितना था लगभग 350 मिलियन। और बताइए 2000 से आते आते तक देश का बताइए कितना पॉपुलेशन हो गया 1 बिलियन, 1 अरब। बताइए कितना मिलियन ऐड हो गया इसमें 750 मिलियन ऐड हो गया। बताइए अरे यार देश को आजाद हुआ है और इन लोग कहीं दूसरा आजादी मना रहा है। बताइए दूसरा आजादी मनाते बनाते बताइए देखिए पॉपुलेशन कितना ग्रोथ कर दिया। इस प्रकार बताइए कोई जनसंख्या बढ़ाता है क्या बताइए। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, नहीं मुंह नहीं दर्द देगा, कैसे दर्द देगा यार। ठीक है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मुंह दर्द देने का सवाल नहीं है, मजा आएगा आपको भी और मेरे प्राण में तो आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार आप कंट्रोल कीजिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपके हाथ में देश का भविष्य है, आपके हाथ में फ्यूचर है। आप चाहते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आप ही के हाथ में है। तो इस चीज की बात को समझिए। हाँ बिल्कुल सही हम बता रहे हैं। नहीं तो शुक्र मनाइए कि देश आजाद हो गया, शुक्र मनाइए कि देश आजाद हो गया। नहीं तो जानते हैं इससे पहले बाल विवाह हुआ करते था। आज जो आप चाय चू कर रहे हैं ना, पीछे से लड़कन जगह पापा पापा धोती पकड़ के लगता है घूमने, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, शुक्र मनाइए कि देश क्या हो गया आजाद हो गया। इस प्रकार का आपको सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं 2000 कितना 11 का, क्योंकि लास्ट जो सेंसस हुआ था हमारे इंडिया में, लास्ट जो जनगणना हुआ था हमारे भारत में 2011 में ही हुआ है। हालांकि 21 में होना था और 21 में आ गया कोरोना आ गया, जिसके माध्यम से जनगणना थोड़ा सा अच्छा तरह से रन नहीं कर पाया। तो 2011 की अगर मैं बात कर दूं तो जानते हैं पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन। मतलब याद रखिएगा इसमें 2 बिलियन याद रखिएगा, 0.2 बिलियन और ऐड कर दीजिए। 10 साल में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है। आज जानते हैं लगभग कोरोना काल से पहले तक हमारा भारत देश सेकेंड नंबर पर था पॉपुलेशन में, चाइना सबसे नंबर 1 पर था।
और जानते हैं कोरोना काल में इतना पता नहीं कितना काम कर रहा, कितना मेहनत कर रहा था सब, बताइए कोरोना काल में, बताइए सब लोग घरे रह रहे थे, क्या कितना मेहनत कर रहे थे बताइए। यहाँ पे जानते हैं इंडिया नंबर 1 पर आ चुका पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में, बताइए पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं सभी कंट्री में से बताइए हमारा भारत देश सबसे नंबर 1 पर आ गया। इस केस को समझिए, स्थिति को समझिए। जानते हैं चलने के लिए फिर आपको जगह नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। कंट्रोल कीजिए मेरे वॉरियर्स लोग, इस सब बात पर तनी फोकस कीजिए। समझ में आ गया? ये हमारा भारत देश का है। अब इस केस को देखते हुए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस केस को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि अगर पॉपुलेशन ऐसा ही बढ़ता रहे तो बड़ा त्राहिमाम हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया जानते हैं, एक ऐसी विधि का शुरुआत किया और उस विधि का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक। तो गवर्नमेंट ने बताइए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो बताइए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया जानते हैं, गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग किया, जिसको हम बोलते हैं गर्भ निरोधक यंत्र। देखिए यही है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, गर्भ निरोधक यंत्र। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यहां पे बहुत सारे ऐसे गर्भ निरोधक यंत्र के पिक्चर दिखाया गया है। ये फीमेल के लिए याद रखिएगा, फीमेल के लिए इसे हम कॉपर टी बोलते हैं, याद रखिएगा ना, तो कॉपर टी बोलते हैं। और ये पिल्स हैं, टैबलेट हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्डम्स भी दिया गया है। तो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, यंत्र है। देखा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लाइफ को एंजॉय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम याद रखिएगा एंजॉय करते करते कम से कम पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। बस अपने लाइफ को एंजॉय करने में मैं कोई दिलचस्पी चाहे कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आगे विचार कीजिए पॉपुलेशन पर भी। तो भारत सरकार ने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का प्रयोग किया, गर्भ निरोधक यंत्र का प्रयोग किया। इसका काम क्या होती है याद रखिएगा, इसका काम है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भधारण। अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा ला देता हूं मैं यहां पे। कोई बात नहीं, इसको भी रेज कर देते हैं। हुआ क्या है इस केस में कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस थी, डिवाइसेस, गर्भ निरोधक यंत्र, गर्भ निरोधक यंत्र, ये काम क्या करता है, इसका काम है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, यानी गर्भ धारण को क्या करना, रोकना। तो बताइए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मुख्य काम क्या है, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, यानी गर्भ धारण को क्या करना, रोकना, गर्भ को धारण करने से क्या कर देना, रोकना। इसका मेन मकसद था, गर्भ धारण को रोकना, इसका मेन मकसद था। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस याद रखिएगा, ये दो प्रकार के देखने को मिला। हालांकि गर्भ धारण रोकने का 2-3 तरीके हैं। एक पहला तरीका आपका नेचुरल, दूसरा होता आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होती है प्राकृतिक रूप से संयम बरतना, और हालांकि इसमें संभावना बहुत कम रहता है प्रेगनेंसी नहीं होने का। देखते हैं क्या और कैसे, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो बताइए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब क्या होती है, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, यानी गर्भ धारण को क्या करना, रोकना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आ सकता है, कॉन्डम आ सकते हैं, पिल्स दवा आ सकते हैं, कॉपर टी आ सकता है, सबका जिक्र करेंगे एक एक करके हम लोग समझेंगे उसके बारे में। इस सब का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं इसके टाइप्स कितने हैं। इसके टाइप्स 2 होते हैं, याद रखिएगा। एक है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक यंत्र, और दूसरा का जो नाम है वो है आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस,
मतलब कृत्रिम गर्भ निरोधक यंत्र। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या हुआ? गर्भ को रोकना ना। इसके कितने तरीके हैं, कितने मेथड है, इसका कितने विधि है बताइए? 2। कौन कौन विधि हुआ? एक नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से रोक देना और दूसरा है कृत्रिम रूप से रोक देना। तो सबसे पहले सवाल उठ रहा है ना सर, आर्टिफिशियल और नेचुरल में डिफरेंस क्या हो सकती है? तो नेचुरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, इसमें मनुष्य के द्वारा याद रहे कोई भी डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार का नेचुरल है। नेचुरल मेथड कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, एक मेथड का नाम है पीरियोडिक अरिथमेटिक, यानी कि एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम। आवधिक संयम क्या होती है? तो आपको माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, बड़ा संयम ये चीज होती है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट है आपका, याद रहेगा, लैक्टेशनल। लैक्टेशनल का मतलब होता है स्तनपान अनातर्व। ये क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर है विथड्रा ना, क्वाइटस इंटरप्शस, इसका मतलब होता है बाह्य स्खलन। ये तीनों के बारे में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा जी बिल्कुल सभी को बोल दीजिए जुड़ने के लिए, सभी को जुड़ने के लिए बोलिए। मजनू कंट्रोल सर, ये तो कोचिंग में पढ़ा दिए हैं, दूसरा पढ़ाना है तो पढ़ाइए। प्रिंसी रानी, अच्छा प्रिंसी रानी बोल रही है कि सर ये कोचिंग में पढ़ा दिए हैं। अच्छा, तो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि एक जो क्लासेस में ले रहा हूं ना, हो सकता है कि मैं कल क्लास लूं तो कोचिंग से आगे चले जाऊं, ये भी चीज तो है। इसलिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 डायरेक्टली वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। जब आपको कभी अगर क्लास छूट गया तो डायरेक्टली जानते हैं इस साइट पर जाकर के और आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं तो मेरे को नींद आ रही है, गुड नाइट, नींद आ रही है। एक बार देख लीजिए ना, एक बार मिल लीजिए कम से कम, जाते समय भी तो कम से कम मिल लीजिए मुझसे। सर बहुत अच्छा समझ में आएगा, समझ में आएगा, सब आएगा, टेंशन ना लीजिए। सर पीछे वाला चैप्टर कब होगा? पीछे वाला चैप्टर पीछे वाला क्लास में डील कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। अनिकेत शर्मा बोल रहे हैं, हेलो सर जी, हेलो। चलिए अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी सो रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए। बाबू बहुत चैप्टर अच्छा खासा चला था, बाबू उठ ले, पढ़ ले, समझ ले, दुनिया इसी में है। चलिए नेक्स्ट, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, चला कि नेचुरल आखिर मेथड कौन है, प्राकृतिक मेथड कौन है, क्या है और कैसे है। चलिए अगला स्टेप में, प्राकृतिक जो मेथड है याद रखिएगा, उस प्राकृतिक मेथड में यहां देखिए लिखा हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, समझिएगा। नेचुरल मेथड मतलब प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में होती क्या है कि दिस मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसका मतलब हुआ कि यह विधि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है। नेचुरल मेथड का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का ऐसी सिस्टम है, ऐसी विधि है जिसके माध्यम से याद रखेगा अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से कुछ ही किया जाता है, रोका जाता है। फिजिकल रूप से नहीं, संयम व्रत करके, कंट्रोल करके, किसी डिवाइस का यूज करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह विधि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। और वह कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का डिफिनेशन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो वह नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन है। तो याद रखिएगा नेचुरल मेथड में सबसे पहला, फर्स्ट, सेकेंड और क्या चीज, थर्ड मेथड। ध्यान समझिएगा, जो नेचुरल मेथड जो है इसके देखिए यहां पे टाइप्स लिखा गया है। एक टाइप है पहला जिसका नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या इसको बोलते हैं अरिथमेटिक, याद रखिएगा, या रिथेमिक, पीरियोडिक रिथेमिक। इसको बोलते हैं आवधिक संयम, इसको आवधिक संयम बोलते हैं। पहला विधि, पहला सिस्टम, हालांकि समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। दूसरा विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शस, यानी बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन ये सब क्या होती है इसको समझेंगे। आवधिक संयम में होती क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ दिनों के बाद मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने से क्या करना रहता है? बचना रहता है। क्या होगी बताएंगे। बाह्य स्खलन में क्या होती है? तो बाह्य स्खलन में याद रखिएगा, जब क्वाइटस होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जब स्पर्म बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं तो उस केस में याद रखिएगा पेनिस को बाहर निकाल करके और स्पर्म को बाहर रिलीज करना पड़ता है। इसको बाह्य स्खलन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्तनपान, यानी स्तनपान अनातर्व। अनातर्व यानी याद रखिएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया,
इसमें होती क्या है कि बेबी को याद रखिएगा, माँ जो है अपने बच्चे को लगभग कम से कम 6 मंथ तक के भरपूर मात्रा में उनको दूध पिलाना चाहिए, जिसके माध्यम से याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। चलिए जानते हैं एक एक करके इसके बारे में, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा नेचुरल मेथड का कितने टाइप्स हुआ, 3 टाइप्स। कौन कौन? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम, विथड्रॉल यानी कि कोइटस इंटरप्शंस यानी कि बायस्कलन, नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि स्तनपान अनाथर्व। ये आपका 3 मेथड है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बारे में एक एक करके जानना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, जिसको हम बोलते हैं आवधिक संयम। ये आवधिक संयम में है क्या? बोला गया कि इट इज द मेथड इन विच द कपल अवॉइड फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू क्या चीज 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा होती क्या है कि इस विधि में बताना चाहूंगा, इस विधि में दंपति को, कपल का मतलब जोड़ी या दंपति बोल सकते हैं, मेल फीमेल ना, याद रखिएगा। इस विधि में दंपति को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच संभोग करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, बचना चाहिए। तो बताइए, आपने देखा नेचुरल सिस्टम यानी नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में बताइए कौन सा मेथड था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि आवधिक संयम। आवधिक संयम, ये आवधिक संयम क्या हुआ? तो आवधिक संयम याद रखिएगा इस प्रकार का ऐसी सिस्टम है, ऐसी विधि है, ऐसी नेचुरल मेथड है जो इस विधि में दंपति को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेकर के कितना दिन 17वें दिन के बीच संभोग करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। एंड इट इज द मेथड इन विच द कपल अवॉइड फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू क्या चीज 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि आप सभी को इतना पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां डेज याद रखिएगा ओवुलेशन होती है। क्या होती है? जल्दी बोलिए। ओवुलेशन होती है। जब ओवुलेशन होती है तो आपको सभी को इतना पता है कि जब बॉडी के अंदर अगर स्पर्म इंटर करती है तो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वह कितना आर का रहेगा? 72 आर का। कितने घंटे का? तो जब तक अगर बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए स्पर्म चला गया तो स्पर्म 72 आर तक यानी 3 दिनों तक भी याद रखिएगा वो स्पर्म यानी कि फर्टिलाइजेशन कर सकता है, निषेचन कर सकता है। तो अगर मान लीजिए हम सभी को पता है कि आज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ, आज अगर एमसी कंप्लीट हुई तो आज से 14वां डेज याद रखिएगा, आज अगर कंप्लीट होगा मान लीजिए सपोज दैट, तो आज से 14वां डेज ही ओवुलेशन होती है। और ओवुलेशन का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण, तो अंडाणु का निर्माण बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल के आज से कितना दिन हो जाएगा? मान लीजिए 14वां डेज। जब 14वां डेज होगा तो आप सभी को इतना पता है, क्या पता है कि 72 आर तक स्पर्म जो है याद रखिएगा बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद वह फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो बताइए 14वां डेज से 72 आर पहले अगर हम आ जाए हम तो लगभग 10वां दिन से लेकर के इसके बाद 72 आर आगे चले जाइए तो लगभग कितना दिन? 17 डेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमको पता है कि 14वां दिन यानी 14वां डेज तो ओवुलेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होगा। लेकिन अगर 10वां डेज, 11 डेज, 12 डेज, 13 डेज भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, क्वाइटस हो रही है, तो बॉडी के अंदर याद रखिएगा स्पर्म रहेंगे रहेंगे। अब स्पर्म अगर रहेंगे अंदर याद रखिएगा तो उस केस में 14वां डेज अगर ओवुलेशन होगा तो जानते हैं वो एक के साथ स्पर्म मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। याद रखिएगा ना। क्या हो गया? ऊपर से सही है क्या? आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चला ऐसे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्लास कुछ देर के बाद ऑफ करेंगे, टेंशन ना लीजिए। नींद आ रही है क्या आप लोग को? नींद आ रही है क्या बताइए?
एक लड़की बोल रही है कि सर आप बहुत गंदे हैं, आज मेरे को कितना जोर से मारे थे कोचिंग में। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है चलिए ठीक है, हालांकि आप पे रिवीजन करके आइएगा, बेटर रहेगा आपके लिए ही हो सकता है पीटे होंगे। ठीक है, हो सकता है मेरे एक मार से शायद हो सकता है कि आपका लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है जो बच्चा, अरे हम लोग तो बहुत पिटाए हैं, पूरा शरीर यहां से वहां तक मारते थे टीचर, आप लोग तो कुछ पिटाते कहां हैं अभी। क्या आप सोच रहे हैं क्लास ऑफ कर दें? अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं, इसके बाद ये टॉपिक के बाद फिर ऑफ कर देंगे, बाकी फिर इस क्लास में मिलेंगे हम लोग। थोड़ा समझ लेते हैं। बताइए अंडाणु का निर्माण 14वां डे, तो बताइए 72 आवर तक बताइए स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है, निषेचन कर सकता है। इसलिए 14 डे से यानी कि 10वां डे से लेकर के 17 डेज के बीच भी अगर क्वाइटस हुआ, अगर संभोग हुआ, तो उस केस में याद रखेगा चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, चांस ऑफ प्रेगनेंसी याद रखिएगा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहता है। लगभग 70 से कितना परसेंट, 90% चांस रहता है अगर 10 डेज से लेकर के 20 डेज के बीच याद रखेगा अगर क्वाइटस हो रही है तो। इसलिए 10 डेज से 20 डेज के बीच के जो टाइम होती है, इसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फर्टाइल पीरियड्स बोलते हैं। निषेच्य, इसको बोलते हैं निषेच्य समय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए फर्टाइल पीरियड कितने से कितने देर के बीच होता है, तो आपको आंसर देना होगा कि फर्टाइल जो पीरियड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वां डे से लेकर के 20 डेज के बीच याद रखेगा फर्टाइल पीरियड होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में चांस रहता है प्रेगनेंसी होने का, यानी फर्टिलाइजेशन होने का। इसलिए 10 डेज से लेकर के 20 डेज के बीच याद रखेगा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से क्या करना होगा, बचना होगा, जिसके माध्यम से प्रेगनेंसी होने का संभावना नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो क्या बताइए यह एक नेचुरल मेथड हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए यस या नो, नेचुरल मेथड होगा जी बिल्कुल। अगला पॉइंट में आते हैं हम लोग। साउंड नहीं आ रही है, साउंड तो जा रहा है ना, साउंड तो जा रहा है। ओम प्रकाश बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड जा रहा है, साउंड तो जा रही है। अच्छा क्या कितने बच्चे चाह रहे हैं कि मैं क्लास ऑफ कर दूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्लास होंगे? बताइए अगर आप चाह रहे हैं तो यस कर दीजिए कि सर क्लास से आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लास ले। बताइए जितने बच्चे चाह रहे हैं कि सर आज क्लास ऑफ कर दें, आप डायरेक्टली मेरे को थम्स अप कीजिए, थम्स अप थम्स अप थम्स अप कीजिए। थम्स अप कीजिए, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि मैं क्लास ऑफ करूं? नो नो, अच्छा सब नो नो बोल रहे हैं। रुकिए पानी मार के आते हैं, पानी भर के आते हैं। अच्छा आंख पर पानी मार के आ रहे हैं ओहो सर बताइए ना 30 साल के बनती है या नहीं, 30 साल के बनती है या नहीं? सर बताइए ना अंडाणु 30 साल के बनती है या नहीं? 30 साल ही क्या, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो मैं ले ही लेता हूं, इसको आगे देख लेते हैं क्या और कैसे है। थोड़ा सा सभी लोग कैंसर है, नो नो नो, वेरी गुड। यहां तक किसी कोई दिक्कत? क्या नेचुरल मेथड में, पहला नेचुरल मेथड में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है विथड्रा। अगला मेथड है विथड्रा। अगला मेथड का नाम है विथड्रा, याद रखेगा विथड्रा ना, यानी कि बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन ये होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो याद रखिएगा इन दिस मेथड withdraw the penis from vaginal parts just before the ejaculation। जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन, इसका मतलब होती क्या है कि इस विधि में
इस विधि में इस विधि में चला गया, यही है बायस्कलन। इस विधि में होती क्या है कि इजाकुलेशन से पहले यानी कि वीर्य को वजाइना के अंदर प्रवेश करने से पहले पेनिस को बाहर निकालना होता है। और जानते हैं इस प्रकार का एक्टिविटी जिसको विथड्रॉल बोलते हैं, बायस्खलन, ये बड़ा कंट्रोल पर चीज होता है यार, कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, और जो कर सकता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, क्वाइटस हो रही है, क्वाइटस के समय याद रखिएगा जैसे स्पर्म बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो उस केस में याद रखिएगा पेनिस को वजाइनल पार्ट से बाहर निकालना रहता है। और इस प्रकार जब अगर वजाइनल पार्ट से बाहर अगर पेनिस निकल जाएगी तो बताइए स्पर्म बॉडी के अंदर तो जाएंगे नहीं, वजाइना के अंदर इंटर करेंगे नहीं, तो क्या बताइए इस केस में क्या फर्टिलाइजेशन हो सकती है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो हालांकि 1 या 2% चांस रहता है इस प्रकार एक्टिविटी करने का, ठीक है। ऐसा तो जहां तक उम्मीद है शायद ही देखने को मिलता है। क्या बात सही है कि नहीं सही है? ठीक है बिल्कुल। अच्छा पानी पी लिए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पानी पी लिए तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं, पानी पी लिए तो क्या समझना गया ना। इस विधि में वीर्य को वजाइना के अंदर प्रवेश करने से पहले पेनिस को बाहर निकालना होता है ना, याद रखिएगा। ये भी कौन सा मेथड हो गया? सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड हो गया? सेकेंड मेथड। और इसके बाद जो थर्ड मेथड है, मैं चाह रहा हूं कि थर्ड मेथड बता ही दूं और इसके बाद फिर नेक्स्ट के क्लास में आपको लूंगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड मेथड में आते हैं। ये सबसे लास्ट मेथड है, ये सबसे लास्ट मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। याद रखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया इसका मतलब होती है स्तनपान अनातर्व। स्तनपान अनातर्व, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एमोनेरिया का मतलब ये होती है, याद रखिएगा, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थित होना ही एमेनोरिया कहलाती है। एमेनोरिया का मतलब क्या होती है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना। लैक्टेशनल का मतलब याद रखिएगा होती है स्तनपान। लैक्टेशनल का मतलब क्या होती है? स्तनपान। इस केस में होती क्या है? आफ्टर द बर्थ यानी बर्थ के तुरंत बाद, एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली अप टू 6 मंथ। याद रखिएगा इसमें होती क्या है कि जन्म के तुरंत बाद मां को लगभग 6 माह तक यानी 6 माह तक अपने शिशु को भरपूर मात्रा में स्तनपान, मतलब स्तनपान का मतलब होता है दूध पिलाना ना, याद रखिएगा, स्तनपान कराना चाहिए। अब हुआ क्या? तो इस प्रकार के एक्टिविटी को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या हुआ कि जन्म के तुरंत बाद याद रखिएगा मां को लगभग अपने बच्चे को 6 माह तक याद रखिएगा स्तनपान कराना चाहिए। अगर 6 मंथ तक लगभग अगर स्तनपान कराते हैं तो जानते हैं उस केस में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना लगभग बंद हो जाती है, नहीं आ पाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं तो आप ही बताइए क्या ओवुलेशन हो पाएगी? क्या अंडाणु का निर्माण हो पाएगा? जब अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाएगा तो क्या बताइए क्या प्रेगनेंसी, क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्वाइटस होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी होगा, लेकिन याद रखिएगा प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसमें होती क्या है तो समझिए इस दौरान क्या होता है। जब तक लैक्टेशन होगा, जब तक याद रखिएगा दूध का फॉर्मेशन होगी, तो दूध का फॉर्मेशन करने के लिए याद रखिएगा एक हार्मोन होता है और उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या नाम होता है उसका? तब प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन होती है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन होती है वो जानते क्या करती है? वो मिल्क को बनाती है, प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मिल्क को प्रोड्यूस करती है। अब प्रोड्यूस का मतलब बनाना,
तो बताइए प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के तुरंत याद रखिएगा हमारे जो मदर्स होते हैं, जो महिलाएं होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उनके बॉडी के अंदर याद रखिएगा मिल्क बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। आप मेरे कमेंट बताइए उस हार्मोन का नाम बताइए जो मिल्क तो बना दी, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन मिल्क तो बना दी, लेकिन उस हार्मोन का नाम बताइए जो मिल्क को बॉडी से बाहर निकालेगा। उस हार्मोन का नाम बताइए जो मिल्क को बॉडी से बाहर निकालेगा। जल्दी कमेंट में बताइए सभी लोग। यस, रेहान आलम बोल रहे हैं कि इतना अच्छा क्लास कैसे छोड़ते हैं? जी बिल्कुल ना छोड़ सकते हैं। वाह, कशिश बोल रही है रौनक सो गई। वाह रौनक हाय हेलो भी नहीं किए। चलिए जल्दी बताइए। अंजर बाबू बता रहे हैं ऑक्सीटोसिन। अरे मैं बता रहा हूं कमेंट में, आप बताइए मेरे को कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो मिल्क को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। जल्दी बोलिए। ऑक्सीटोसिन बिल्कुल ऑक्सीटोसिन। सभी का आंसर सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन याद रखिएगा मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि प्रोलैक्टिन बनाती है। दूसरी चीज, जब तक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बॉडी के अंदर रहेगा तब तक इसका मतलब हुआ कि स्तनपान होते रहेगा, मिल्क का प्रोडक्शन होते रहेगा। और जब तक मिल्क का प्रोडक्शन होगा तब प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन होता है वो जानते क्या करता है? वह नेगेटिव फीडबैक भेजता है। वह नेगेटिव फीडबैक किसके ऊपर भेजता है पता है? तो नेगेटिव फीडबैक भेजता है, याद रखिएगा, GnRH, ठीक है, LH एंड FSH के ऊपर। और जब इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक भेजेगा तो जानते क्या होगा? जब तक यह नेगेटिव फीडबैक इसके ऊपर रहेगा तब तक ना तो GnRH रिलीज होगा, तब तक ना तो LH हार्मोन रिलीज होगा, ना तो FSH हार्मोन रिलीज होगा। जब ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी तो ओवुलेशन नहीं होगा, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी होने का संभावना नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए LH का फुल फॉर्म क्या है? FSH का फुल फॉर्म क्या है? GnRH का फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम क्या है? जब तक याद रखिएगा अगर LH सबसे ज्यादा मात्रा में अपने हाई पीक पर रहता है तो उसे हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं। और LH हार्मोन याद रखिएगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां डे सबसे अपना पीक पर रहता है, सबसे चरम सीमा पर रहता है, इसलिए इसे हम LH सर्ज बोलते हैं। और यही LH सर्ज के दिन ही याद रखिएगा ओवुलेशन होती है, अंडाणु का निर्माण होती है। तो आप बताइए जब तक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बॉडी के अंदर रहेगा तब तक मिल्क प्रोड्यूस होगा, और जब मिल्क प्रोड्यूस होगा तब प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का काम क्या है? नेगेटिव फीडबैक भेजना। किसके ऊपर? GnRH, LH और FSH के ऊपर। जब इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक भेजेगा तो इस सबका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। जब रिलीज नहीं होगी तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी? नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो क्या बताइए, ये भी एक प्रकार का लैक्टेशनल एमेनोरिया एक मेथड हुआ कि नहीं हुआ प्रेगनेंसी को रोकने का? तो बिल्कुल मैंने आपको थर्ड जो आपका नेचुरल मेथड था वो थर्ड नेचुरल मेथड मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। दूसरी चीज, अगला जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो बहुत ही भयानक टॉपिक होगा, उसका नाम है आर्टिफिशियल मेथड। उसको बोलते हैं कृत्रिम अवरोधक, गर्भ निरोधक। और कृत्रिम आर्टिफिशियल में क्या क्या आते हैं, ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके राकेश, कल भी क्लास लेना है सर। और एक मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा कि कल आपका इंग्लिश का क्लास से, इंग्लिश मीडियम के तो सुबह में होगी, लेकिन हिंदी माध्यम में क्लास जो है शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, ठीक है। तो हालांकि ऐसे सर आपको बता देंगे, क्लास में इन्फॉर्म कर देंगे सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। बाकी हो गया बैरियर, और ये बैरियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं कब? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तब तक के लिए याद रखिएगा, लव यू माय डियर स्टूडेंट, ESE। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और
बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खाना पीना भी खाइए, समय ज़्यादा काफ़ी हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग से मैं नेक्स्ट क्लास में ही मिलूँ।